हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे जुलाई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जुलाई महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो पूरे महीने के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जुलाई महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने आज का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 25 जुलाई को जो द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बनी हैं, वो देश की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू अब भारत की नई राष्ट्रपति बन गई हैं और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, यानी कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी याद रखिए कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस दिन से लागू हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है ऐसा प्लास्टिक जिसको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। तो अब भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है और ये लागू किस दिन से हुआ। ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2022 से, यानी कि जुलाई के फर्स्ट तारीख से ये लागू हो चुका है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया जो प्रतियोगिता है, ये भारत में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। इस बार मिस इंडिया का खिताब जीता है कर्नाटक की एक महिला ने, जिनका नाम है सिनी सेट्टी। सिनी सेट्टी जो कि कर्नाटक की हैं, इन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यानी कि आपको बताना है भारत के उस राज्य का नाम जिसने सेमीकंडक्टर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी तैयार की है। तो ये राज्य आप देखकर यहाँ पर समझ गए होंगे, ये राज्य है गुजरात। क्योंकि हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है, जो कि अगले 5 सालों के लिए, यानी कि 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए है। तो इस तरीके से डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ये हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी। आपको बस इतना बताना है कि इस फिल्म में पूर्व इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण का किरदार किसने निभाया है। तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट नाम की जो फिल्म रिलीज हुई है, ये वैसे जुलाई महीने के पहले दिन रिलीज हुई थी, 1 जुलाई को। और ये जो फिल्म है, ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। तो इस फिल्म में जिन्होंने नंबी नारायण का किरदार निभाया है, ये हैं भारत के मशहूर एक्टर आर माधवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर माधवन। दोस्तों, इन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और यही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यानी कि यहाँ पर भारत के उस राज्य का नाम बताना है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस है। तो ये राज्य है केरल। केरल राज्य की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है के फोन प्रोजेक्ट। इस के फोन प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, और इसी के जरिए पूरे राज्य भर में लोगों को इंटरनेट सेवा प्रदान की जा रही है। तो याद रखिए, ये राज्य है केरल। जुलाई 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, इजराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री थे नफ्ताली बेनेट, लेकिन इन्होंने जुलाई महीने में इस्तीफा दे दिया और अब इसके बाद इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं येर लैपिड। येर लैपिड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो टूर्नामेंट हुआ है, इसमें महिला सिंगल्स का खिताब भारत की पीवी सिंधु ने जीता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पीवी सिंधु। तो याद रखिए, सिंगापुर ओपन 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है भारत की पीवी सिंधु ने। और यहाँ पर पीवी सिंधु ने चाइना की खिलाड़ी को हराया जिसका नाम था वांग जी यी। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आंसर होगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश। एक्चुअल में मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर टोटल 254 गांव हैं और तकरीबन इस पूरे जिले के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा घर हैं। तो जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत इस जिले के हर एक घर में, यानी कि 254 गांव के लगभग 1 लाख घरों में, सभी के घरों में पाइप्ड वाटर का कनेक्शन दे दिया गया है। और इस तरीके से
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है ये देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में लांसर फुटवियर ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लांसर फुटवियर जो है ये दिल्ली में स्थित एक फुटवियर निर्माता कंपनी है। इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर शिखर धवन को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, शिखर धवन। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आपको इस क्वेश्चन में इतना बताना है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 296 किलोमीटर, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, ये टोटल 296 किलोमीटर लंबा है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से इसका उद्घाटन किया था। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और इसको बनाने में लागत आई है 14,850 करोड़ रुपए। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिलों से होकर के गुजरता है, जिनमें से चित्रकूट से शुरू होता है, फिर उसके बाद बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। तो इस तरीके से ये यूपी के टोटल 7 जिलों से होकर के गुजरता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वैसे आपको बता दूं कि यूपी के अंदर ही एक्सप्रेसवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश में चीतों को फिर से लाने के लिए 20 जुलाई को किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीते भारत में पहले मौजूद थे, लेकिन सन 1952 में भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब सरकार ने फिर से प्लान किया है कि भारत में चीतों को वापस लाया जाए और इसी कारण से हाल ही में एक अफ्रीकी देश के साथ में समझौता किया गया है। समझौता इस बारे में है कि इस कंट्री से चीतों को भारत में ला करके बसाया जाएगा। तो ये देश कौन सा है? ये देश है नामीबिया। वैसे तो और भी देशों से लाया जाएगा जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, लेकिन शुरुआत में अभी के लिए नामीबिया के साथ में समझौता किया गया है। यहाँ से जो चीते लाए जाएंगे इनको भारत में कहाँ पर रखा जाएगा ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इनको भारत में मध्य प्रदेश के अंदर जो कूनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, यहीं पर इनको रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर चीतों के लिए सबसे अनुकूल माहौल है। राइट, तो ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने विदेशी खरीद के लिए निजी क्षेत्र के किस बैंक को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? अभी तक क्या होता था, जो सरकारी बैंक हैं उन्हीं के पास ये अधिकार था कि वो रक्षा मंत्रालय को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन अब ये अधिकार प्राइवेट बैंकों को भी दिया जा रहा है। तो सबसे पहली बार जिन प्राइवेट बैंक्स को दिया गया है इनकी संख्या है 3, और यहाँ पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और तीसरी है एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की Q3 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये दुनिया भर के जो पासपोर्ट्स हैं उनको रैंकिंग प्रदान करता है। इससे हमको पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ये बेसिकली तिमाही आधार पर जारी होता है, यानी कि ये साल में 3-3 महीने के ऊपर 4 बार जारी होता है। तो जैसे हम इसी साल की बात करें 2022 की, तो अभी तक 3 तिमाही के रैंकिंग जो है वो जारी कर दिए गए थे। पहली तिमाही में जब जारी हुआ था तो भारत की रैंक थी 83, उसके बाद दूसरी तिमाही में भारत की रैंक हो गई थी 85, और अभी तीसरे क्वार्टर की जो रैंकिंग आई है इससे भारतीय पासपोर्ट को इसमें रैंकिंग दी गई है 87वीं। तो जो भी पूछा जाएगा उसके हिसाब से ही आपको आंसर करना है, और अगर ये क्वार्टर मेंशन ना हो तो आपको डायरेक्टली जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसी के हिसाब से आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है, यानी कि नंबर 1 पर कौन है, तो ये है जापान का पासपोर्ट। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की Q3 की रैंकिंग में के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो अभी मैंने आपको बताया ये देश है जापान। और सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? तो उसका भी नाम याद रखिए, अफगानिस्तान। इसके बाद अगला सवाल है, डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? यहाँ पर डीपीआईआईटी का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये बेसिकली भारत का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक विभाग है। तो इसके द्वारा हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं जिससे हमको पता चलता है कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। पूरे भारत में जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या है लगभग 73,000, और उनमें से लगभग 15,500 स्टार्टअप्स अकेले महाराष्ट्र में ही हैं।
8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मार करके हत्या कर दी गई? तो शिंजो आबे, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के संबंध काफी मजबूत हुए थे, जिसके चलते इनको 2021 में, पिछले ही साल, भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, वो इनको दिया गया था। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? ये जापान के पूर्व पीएम हैं। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो विंबलडन ओपन जो टूर्नामेंट होता है, ये साल भर में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, उसमें से तीसरे नंबर का टूर्नामेंट होता है। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच आपको पता है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, और वैसे ये लगातार 4 बार से विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब यही जीत रहे हैं, लगातार 4 बार से। इस बार के फाइनल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया, जिनका नाम है निक किर्गियोस। तो कई बार उपविजेता का नाम भी पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। विंबलडन ओपन 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल्स अभी मैंने आपको बताया, और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसी तरीके से जो महिलाओं का इवेंट हुआ, उसको जीता है कजाकिस्तान की खिलाड़ी ने, जिनका नाम है एलेना रयापकीना। कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं एलेना रयापकीना। इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? ये हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा। आपको पता होगा, विराट कोहली के इस्तीफा देने के बाद इनको टी20 फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया था। तो रोहित शर्मा दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने लगातार 13 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते हैं। G20 के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? G20 ग्रुप आप सभी जानते हैं, इसमें 19 देश आते हैं, साथ ही में यूरोपियन यूनियन भी है, तो इसमें भारत भी शामिल है। तो और यही नहीं, 2023 में G20 का अध्यक्ष होगा अपना भारत। तो इसी के चलते हाल ही में G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त कर दिया गया है अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे पहले थे पीयूष गोयल, लेकिन अब है अमिताभ कांत। अब इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई 2022 के महीने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम भारत की नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। आप इनको पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपने इनको अपने से ट्राई किया होगा। अब मैं आपको इसका राइट आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है भारत की राष्ट्रपति। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देश की अब नई राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। साथ ही ये दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं ला गणेशन। हालांकि ये अभी के समय मणिपुर के प्रॉपर राज्यपाल हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का भी प्रभार दिया गया है। G20 के नए शेरपा बन गए हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री भी बदल गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बना दिया गया है स्मृति ईरानी को, और इस्पात मंत्री बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पास जो पहले से मंत्रालय थे वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा इनको इन मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अल्पसंख्यक कार्यों की मंत्री बनी है स्मृति ईरानी, और इस्पात मंत्री बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। गेल इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। ये आप जानते हैं, गेल इंडिया जो है ये भारत की एक महारत्न कंपनी है, तो इसके हेड बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। फिर आखिर में है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, शॉर्ट में KVIC। KVIC के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज कुमार। तो ये हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण नेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट्स। इनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर जो राष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता को दिया गया है? तो यहाँ पर आप पिक्चर देखकर ही समझ गए होंगे, ये हैं यूक्रेन कंट्री के मौजूदा राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, और इन्हीं को इनकी बहादुरी के लिए हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। स्वावलंबन सेमिनार के दौरान भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में जो भारत की इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी में स्वदेशी टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए पहली बार अपनी तरह का एक सेमिनार हुआ था, और इस सेमिनार को नाम दिया गया था स्वावलंबन सेमिनार। यहाँ पर आप देखिए, स्वावलंबन सेमिनार के दौरान एक ड्रोन का अनावरण किया गया जो कि इंसान को भी कैरी कर सकता है, यानी कि इस ड्रोन के ऊपर इंसान को भी ले जाया जा सकता है। इसीलिए इसको ह्यूमन कैरिंग ड्रोन बोला जा रहा है, भारत का पहला ह्यूमन कैरिंग ड्रोन।
तो इसका नाम क्या रखा गया है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। याद रखिए, इसका नाम रखा गया है वरुण। वरुण यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आई थी सन 2020 में। तो इसको प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर प्री प्राइमरी लेवल पर ये जो नई शिक्षा नीति है वो लागू हो चुकी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने इसका अनावरण किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? अर्न विद लर्न योजना जो है ये काफी महत्वपूर्ण स्कीम है त्रिपुरा राज्य सरकार की। बेसिकली इस योजना का मेन मकसद है कि कोविड-19 महामारी के दौरान त्रिपुरा के स्कूलों के अंदर जिन बच्चों ने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था उनको फिर से स्कूल में ले जाया जाएगा और इसके लिए जो वहाँ के कॉलेज के थर्ड ईयर के छात्र हैं उनकी हेल्प ली जाएगी। उनको प्रति एनरोलमेंट के आधार पर 500 रुपए भी दिए जाएंगे। तो इसी को नाम दिया गया है अर्न विद लर्न योजना, जिसको शुरू किया है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? एशिया कप 2022 जो पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ऐसा नहीं है कि ये पहले से इसको मेजबान बनाया गया था, पहले ये मेजबानी श्रीलंका को दी गई थी, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका आज के समय किसी भी तरह के इस तरह के टूर्नामेंट की आयोजन करने में सक्षम नहीं है। इसी के चलते ये मेजबानी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात को दी गई है। तो यूएई के अंदर इस बार का एशिया कप आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है वो किसी एक कंट्री का नहीं है, बल्कि वो 5 स्पेस एजेंसियों के द्वारा मिल करके मैनेज किया जाता है। इनमें से एक तो अमेरिका की है नासा, ऐसे ही यूरोप की स्पेस एजेंसी है, कनाडा की स्पेस एजेंसी है, जापान की है और रूस की है। लेकिन इसमें से रूस ने कहा है कि वो 2024 के बाद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, यानी कि जो समर्थन है रूस का वो छोड़ दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। वैसे रूस के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि रूस ने कहा है कि वो 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा, जब भारत के पास भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत को पहली बार सिल्वर मेडल मिला है और ये दिलाया है भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 हुई है ये टूर्नामेंट अमेरिका के अंदर ओरेगन में स्थित यूजीन नाम के शहर में हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि इसमें टॉप किया था अमेरिका ने ही, यानी कि जो मेजबान था अमेरिका उसी ने यहाँ पर टॉप भी किया है। और भारत ने इस टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मेडल जीता है, जो मैंने आपको बताया नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है भाला फेंक के अंदर। तो बस आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सदस्यता प्रदान की गई है? यानी कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसको आईसीसी की मेंबरशिप हाल ही में दी गई है? तो देखिए अभी तक क्या था, आईसीसी के अंदर टोटल 105 मेंबर थे, लेकिन अभी जुलाई महीने में ही 3 और कंट्रीज को आईसीसी की मेंबरशिप दे दी गई है। यानी कि अभी के समय आईसीसी में टोटल 108 सदस्य देश हैं। तो 108 में से जो 3 नए जुड़े हैं इनके नाम हैं कंबोडिया, कोटेडी आइवर और उज्बेकिस्तान। इनमें से आपको पता ही है कंबोडिया और उज्बेकिस्तान है एशिया में, और कोटेडी आइवर जिसको पहले आइवरी कोस्ट बोलते थे यह है अफ्रीका में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक ऐसे ही देखते चलना है, और जब आप ये वीडियो खत्म होगा तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और फिर जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपको ध्यानपूर्वक देखते चलना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी किया गया है। सबसे पहली बात जो आपको इसके बारे में याद रखनी है वो ये कि ये जो इंडेक्स होता है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि पुराने एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन से संस्थान के द्वारा जारी होता है, आपको बताना है नीति आयोग।
अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है, जाहिर सी बात है कि इसमें भारत के सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको इनोवेशन के मामले में रैंक किया जाता है। तो इस बार जिस राज्य ने टॉप किया है ये राज्य है कर्नाटक, यानी कि भारत का मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है कर्नाटका। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टोटल 3 कैटेगरी में बांटा गया था। जो भारत के अंदर प्रमुख राज्य हैं उनमें कर्नाटक ने टॉप किया है, जो भारत के पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं उनमें टॉप किया है मणिपुर ने, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर छोटे राज्य हैं उनमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान की रेंजर टीम को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? रेंजर्स कौन होते हैं? तो इनको बेसिकली जो दुनिया भर के संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनकी रक्षा के लिए तैनात किया जाता है। तो ये वन्य जीवों के साथ साथ वन संपदा की भी रक्षा करते हैं। तो दुनिया भर में रेंजर्स को सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया जाता है, और इस बार ये दिया गया है भारत के असम राज्य में स्थित ओरंग नेशनल पार्क की रेंजर टीम को। ओरंग नेशनल पार्क जो कि आप जानते हैं असम में है, तो यहाँ की जो रेंजर टीम है उसको इस बार का सम्मान दिया गया है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। 14 जुलाई को I2U2 समूह के नेताओं के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो यहाँ पर हो सकता है आपको I2U2 ग्रुप के बारे में ना पता हो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो I2U2 ग्रुप है ये 2021 में ही अस्तित्व में आया था। इन कंट्रीज के जो विदेश मंत्री थे वो आपस में पहली बार मिले थे, और इनमें 4 देश आते हैं। जिस तरीके से क्वाड ग्रुप है उसी तरीके से I2U2 एक नया ग्रुप है। इसमें 4 देश कौन कौन से हैं? I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, इसी तरीके से U2 का मतलब है USA और UAE। तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE, यही 4 देश इस I2U2 ग्रुप में शामिल हैं। तो इनके नेताओं का हाल ही में पहला सम्मेलन हुआ जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ही कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, यानी कि भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनमें से किस देश ने भारत के अंदर एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि हाल ही में I2U2 ग्रुप का पहला सम्मेलन हुआ था। तो इसी सम्मेलन के दौरान जो UAE कंट्री है उसने अनाउंस किया कि वो पूरे भारत के अंदर इंटीग्रेटेड फूड पार्क डेवलप करने के लिए $2 बिलियन का भारत में इन्वेस्ट करेंगे। $2 बिलियन का इन्वेस्ट किया जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा पूरे भारत के अंदर एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, तो इसके मुताबिक दुनिया का जो मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है, यानी कि जिस देश में महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव सबसे कम होता है, ये कंट्री है आइसलैंड। और इस मामले में भारत का स्थान है 135वां। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के ऊपर मैंने एक अलग से पेज बना दिया है ताकि आप इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो आप एक ही जगह पर याद कर पाएं। जैसे कि इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने इस सूचकांक को जारी किया है। इसमें नंबर 1 पर आया है आइसलैंड, और सबसे आखिर में आया है अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव सबसे ज्यादा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भारत की रैंक है 135। 28 जुलाई को किस शहर के अंदर भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 प्रशिक्षक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 28 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 जो प्रशिक्षक लड़ाकू विमान था ये राजस्थान के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इसमें जो 2 पायलट सवार थे उन दोनों की ही डेथ हो गई। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा राजस्थान का बाड़मेर, जहाँ पर यह घटना हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने अपना उम्मीदवार किसे चुना था? तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब देश के अंदर उपराष्ट्रपति चुनाव भी हो चुके हैं, और उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार भी 2 कैंडिडेट थे। जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, इसी तरीके से इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी 2 कैंडिडेट थे। NDA की तरफ से यहाँ पर थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने ये चुनाव जीत भी लिया है और देश के 14वें उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं। वहीं इसमें जो विपक्षी दलों की उम्मीदवार थी वो है मार्गरेट अल्वा। तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की है। इस क्वेश्चन में बेसिकली इतना ही पूछा गया था कि NDA की तरफ से उम्मीदवार कौन थे, तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछ लिया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार किसको चुना था?
तो इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार चुना था मार्गरेट अल्वा को। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है ला गणेशन को। ला गणेशन अभी के समय मणिपुर राज्य के परमानेंट राज्यपाल हैं। इन्हीं को कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के अभी तक राज्यपाल थे यानी कि जगदीप धनखड़, वो अब देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 23 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इनमें से किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में एक बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, क्योंकि इसके जो मामले हैं ये दुनिया भर के देशों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये बीमारी कौन सी है? ये है मंकी पॉक्स बीमारी। तो अब इसको लेकर के दुनिया में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है यानी कि जो भारत की पार्लियामेंट है उसकी जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके केंद्रीय कक्ष की छत पर एक राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि जो भारत का अशोका स्तंभ है उसकी स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है और इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो है 6.5 मीटर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पर इसको और भी क्लियर देख सकते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के केंद्रीय कक्ष की छत पर ये जो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है इसका टोटल वजन है 9.5 टन और इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। साथ ही इसको ब्रॉन्ज से बनाया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जुलाई 2022 में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जो G20 कंट्रीज हैं जिनमें भारत भी आता है, इनके हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, यानी कि सभी G20 देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर पार्टिसिपेट किए। यानी कि यहाँ पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये बैठक कहाँ पर हुई? तो याद रखिए इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के बाली शहर में, क्योंकि 2022 के लिए इंडोनेशिया ही G20 का अध्यक्ष है। 5 जुलाई को भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ब्रिटेन के अभी तक जो वित्त मंत्री थे ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे ऋषि सुनक, लेकिन हाल ही में इन्होंने 5 जुलाई के दिन इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ में और भी कई सारे ब्रिटेन के केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की किस 94 वर्षीय धावक ने फिनलैंड में एक टूर्नामेंट के अंदर 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। फिनलैंड कंट्री के अंदर हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ था। इस टूर्नामेंट का नाम था वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है इसकी खास बात यह है कि इसमें 35 साल से ज्यादा उम्र के जो खिलाड़ी हैं वही इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो इसमें भारत की तरफ से गई थी भगवानी देवी और इन्होंने भारत के लिए 2 मेडल जीते हैं। एक तो इन्होंने 100 मीटर की जो स्प्रिंट रेस हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा जो शॉर्ट पुट होता है यानी कि जिसमें गोला फेंकना होता है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये जो 94 वर्ष की धावक हैं भगवानी देवी, इन्होंने भारत के लिए 2 मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि भारत सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूराराई पोट्रू। सूराराई पोट्रू फिल्म के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये एक तमिल मूवी है और इसी फिल्म को इस बार सबसे ज्यादा अवार्ड भी मिले हैं। इसी फिल्म के जो एक्टर हैं सूर्या, उनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। हालांकि ये ज्वाइंट अवार्ड इस बार दिया गया है बेस्ट एक्टर का। अजय देवगन को भी ये पुरस्कार मिला है। साथ ही इसी फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं अपर्णा बालामुरली, उनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। आगे देखते हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया बेस्ट एक्ट्रेस का इस बार अवार्ड दिया गया है अपर्णा बालामुरली को, जिनको सूराराई पोट्रू फिल्म में अभिनय के लिए यह अवार्ड दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि साल 2020 की फिल्मों को दिए गए हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये इस बार ज्वाइंटली दिया गया है 2 लोगों को। सूर्या को दिया गया है और अजय देवगन को दिया गया है। सूर्या को मैंने आपको बताया सूराराई पोट्रू फिल्म के लिए और अजय देवगन को हिंदी फिल्म तन्हाजी के लिए दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और बी दोनों। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार का मतलब यह है कि कौन सा यहाँ पर राज्य ऐसा है जिसको 2020 के लिए सबसे फिल्मों के लिए अनुकूल राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये राज्य था मध्य प्रदेश, यानी कि 2020 के अंदर फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए सबसे अनुकूल राज्य था मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मैंने आपको एक साथ यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर पाएं। जैसे कि सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं सूरराई पोट्रू फिल्म ने, बेस्ट फीचर फिल्म बनी है सूरराई पोट्रू, तो ऐसे आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। 12 जुलाई को किसने झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो देवघर जो कि झारखंड में है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम है जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है जिसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो एयरपोर्ट है ये 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, 600 से भी ज्यादा एकड़ में ये फैला हुआ है। बीसीसीआई के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसने पेटीएम की जगह ली है? तो अभी तक जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी कि बीसीसीआई, इसका शीर्षक प्रायोजक था पेटीएम, लेकिन पेटीएम के साथ जो डील थी इसको खत्म कर दिया गया है और अब बीसीसीआई ने अपना नया टाइटल स्पॉन्सर बना लिया है मास्टर कार्ड कंपनी को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? एलिवेटेड का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया जाएगा। तो पूरे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में द्वारका से शुरू होकर के ये हरियाणा के गुरुग्राम तक जाएगा और इसकी टोटल लंबाई होगी 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा जो कि 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 100 मेगावाट क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना किस शहर के अंदर चालू हो गई है? तो भारत का जो एनटीपीसी है इसने हाल ही में तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है जो कि अभी के समय पूरे भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर इसमें सोलर पैनल्स तैरते रहते हैं। तो इस तरीके का अभी के समय पूरे भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये बना है तेलंगाना के रामागुंडम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीपीसी ने भारत के दक्षिण भारत में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किए हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे कि 100 मेगावाट का मैंने आपको बताया बनाया गया है रामागुंडम तेलंगाना में, 92 मेगावाट का बनाया गया है केरल के कायमकुलम में और सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही ओवर के अंदर सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने बनाया है? तो टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आज तक एक ओवर में सबसे ज्यादा रन जिन्होंने बनाए थे वो थे ब्रायन लारा, लेकिन ब्रायन लारा जो थे इन्होंने सिर्फ 28 रन ही बनाए थे। अब इनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत के जसप्रीत बुमराह ने, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में एक ही ओवर के अंदर टोटल 35 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसमें बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एचआरटीसी की बसें चलती हैं उसके अंदर जो महिला यात्री होंगी उनका किराया जो है वो सिर्फ 50% ही लगेगा, यानी कि आधे किराए पर वो राज्य के अंदर सफर कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर के अंदर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। यानी कि ये जो कॉन्क्लेव होता है इसमें ये चर्चा की जाती है कि किस तरीके से फिल्मों के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, फिल्मों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस बार का ये जो 5वां संस्करण इसका हुआ था, इसका आयोजन किया गया था मुंबई के फेमस जुहू बीच पर। तो मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। वायुसेना दिवस परेड 2022 के आयोजन के लिए किस शहर को चुना गया है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयरफोर्स डे मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। तो इस बार 8 अक्टूबर को जो एयरफोर्स डे होगा उस अवसर पर जो परेड आयोजित की जाएगी उसके लिए शहर चुना गया है चंडीगढ़। तो इस बार की जो एयरफोर्स डे परेड होगी वो कहाँ पर आयोजित होगी? चंडीगढ़ के अंदर। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई महीने के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और अगर उनकी थीम महत्वपूर्ण हुई तो वो भी मैं आपको बताऊंगा।
जैसे कि 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। फिर इसके बाद 1 जुलाई को ही मनाया जाता है भारत में जीएसटी दिवस, क्योंकि जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए हर साल जीएसटी दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। फिर 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। फिर इसके बाद 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो युवाओं को अपने अंदर तरह तरह की स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रेरित करने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका विषय भी रखा गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। फिर इसके बाद 23 जुलाई को भारत में आप सभी भी जानते हैं कि 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 24 जुलाई को मनाया गया आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे। ये भारत के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है यानी कि सीबीडीटी, उसके द्वारा हर साल मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। फिर इसके बाद 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 28 जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस बार विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम रखी गई है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। फिर इसके बाद 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे। आपको बता दूं कि भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा बाघ हैं। 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2967 बाघ हैं। खेती में नवीन प्रयोगों के लिए किस किसान को बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार हाल ही में दिया गया है महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक किसान को, जिनका नाम है रविंदर मेटकर। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? खेती में नए नए प्रयोगों के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि NINL को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी को सौंप दिया है? नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कंपनी है, अब ये एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, क्योंकि ये अभी तक सरकारी कंपनी थी, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको टाटा ग्रुप के अंदर जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है उसको बेच दिया है 12,100 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पर आंसर होगा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित किए गए मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता जो है ये दक्षिण कोरिया के अंदर एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी और इसको भारत की महिला ने जीता है, जिनका नाम है पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष भारतीय मूल के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो जब भी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था में अपॉइंट किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो FATF जो कि आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के खिलाफ काम करता है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय मूल के टी राजा कुमार। ये सिंगापुर के व्यक्ति हैं और ये FATF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनमें से किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो भारत का है, इसको लागू करने में भारत का जो नंबर 1 राज्य है यह है ओडिशा। यानी कि जो राशन की दुकानें होती हैं उनके जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में ओडिशा राज्य ने यहाँ पर टॉप किया है। दूसरे नंबर पर आया है उत्तर प्रदेश। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान ने टॉप किया है? NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसके तहत भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। इस बार भारत के संस्थानों को जो रैंकिंग दी गई है उसमें ओवरऑल पूरे भारत का जो सबसे बेस्ट संस्थान बना है ये है IIT मद्रास, जिन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर टॉप स्थान हासिल किया है। पिछले बार भी यही टॉप पर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की जो NIRF इंडिया रैंकिंग जारी हुई है भारत के शिक्षण संस्थानों की, इसमें टोटल 11 कैटेगरीज हैं। तो ओवरऑल भारत का जो सबसे बेस्ट संस्थान है ये है IIT मद्रास। फिर अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के लिए भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास ही। इसी तरीके से रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और भारत की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है, अलग अलग कैटेगरी में किन संस्थानों ने टॉप किया है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 18 जुलाई को किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है अभी तक इसके अध्यक्ष थे भारत के नरेंद्र बत्रा, लेकिन जुलाई महीने में इन्होंने इसके पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस शहर के अंदर दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका नाम रखा गया है टी हब 2.0। यहाँ पर टी का मतलब चाय नहीं है, यहाँ पर टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो एक टेक्नोलॉजी हब बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और यहाँ पर एक ही छत के नीचे 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा, और इस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर होगा, जिसका नाम रखा गया है टी हब 2.0। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में देश का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक स्थापित किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व खेल 2022 का आयोजन 7 से लेकर के 17 जुलाई तक किस शहर में किया गया? तो वर्ल्ड गेम्स 2022 का हाल ही में आयोजन किया गया था अमेरिका के बर्मिंघम शहर में। अमेरिका के अंदर एक शहर है बर्मिंघम, यहाँ पर वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। एक शहर ब्रिटेन के अंदर भी है बर्मिंघम नाम से ही, जहां पर इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका के अंदर जो बर्मिंघम शहर है उसकी। यहाँ पर वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किया गया, इसमें जर्मनी ने टॉप किया है और भारत ने यहाँ पर सिर्फ एक ही मेडल जीता है, जो कि है ब्रॉन्ज मेडल। आर्चरी में मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट के अंदर भारत को ये मेडल मिला। 2021 में भारत के लिए प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो भारत के जो लोग विदेशों में रहते हैं वो जो पैसा भारत के अंदर भेजते हैं उसी को प्रेषण यानी कि रेमिटेंस कहा जाता है। तो भारत को जिस कंट्री से सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है ये कंट्री है अमेरिका। अकेले अमेरिका का योगदान ही 23% है भारत के टोटल रेमिटेंस में, यानी कि विदेशों से भारत में जो पैसा भेजा जाता है भारत के लोगों के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा योगदान है अमेरिका का। भारत ने किस तारीख को 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो जैसा कि आपको पता होगा भारत में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस शुरू की गई थी वो शुरू हुई थी 16 जनवरी 2021 को, और अभी 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के जो डोजेस हैं वो लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो यहाँ पर आंसर होगा 17 जुलाई 2022। BRAP 2022 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टॉप अचीवर्स की श्रेणी में आए हैं? BRAP का मतलब होता है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो इसी के तहत भारत में हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी कि भारत के जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें बिजनेस करना कितना आसान है ये जानने के लिए हर साल ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इस बार का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है इसमें टॉप अचीवर्स की श्रेणी में टोटल 7 राज्यों को रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बिजनेस करना अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आसान है। इनमें से कौन सा देश 2025 के आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2022 के अंदर जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन किया जाएगा भारत में। हाल ही में आईसीसी ने इसकी पुष्टि की है। आपको यहाँ पर बता दूं कि अगले जो 4 महिलाओं के बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं आईसीसी के द्वारा, उसकी जानकारी हाल ही में आईसीसी के द्वारा दी गई है। जैसे कि 2024 में महिलाओं का T20 विश्व कप होगा बांग्लादेश में, फिर 2025 के अंदर जो वनडे वर्ल्ड कप होगा वो आयोजित किया जाएगा भारत में, फिर इसके बाद 2026 में T20 वर्ल्ड कप फिर से होगा जिसको होस्ट करेगा इंग्लैंड, और फिर 2027 में श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया जाएगा वुमेन्स आईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये 4 टूर्नामेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। इयोन मॉर्गन की जगह वनडे और T20 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसको बनाया गया है? तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अभी तक जो कप्तान थे यानी कि इयोन मॉर्गन, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और अब इनके बाद वनडे और T20 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है जोस बटलर को। जोस बटलर। सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसका नाम रखा गया है जागृति। ये एक तरह का शुभंकर है, मैस्कट है, जिसका मेन मकसद होगा कि जो देश के कंज्यूमर्स हैं उनको सशक्त और जागरूक बनाया जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जागृति। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है?
तो वर्ल्ड बैंक के जो अगले चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे उनका नाम है इंदरमीत गिल। वैसे ये पहले व्यक्ति नहीं है जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनेंगे। इनसे पहले भी भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे कौशिक बसु, जो कि इस पद पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो इंदरमीत गिल ये पद संभालने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति होंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 2022 के अंदर जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, खास करके किसी भी कंट्री के अंदर जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं नए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं येर लैपिड। अल्बानिया कंट्री के नए राष्ट्रपति बन गए हैं बजराम बेगज। श्रीलंका कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही बदल गए हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दिनेश गुणवर्धने। और फिर हांगकांग, जो कि चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, यहाँ के 5वें मुख्य कार्यकारी बने हैं जॉन ली। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है असम राज्य की सरकार ने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बेसिकली क्या होगा, स्वनिर्भर नारी नाम का एक पोर्टल शुरू कर दिया गया है और इस पोर्टल के जरिए राज्य के जो स्वदेशी बुनकर हैं उनसे उनके उत्पादों को डायरेक्टली राज्य सरकार के द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो इस तरीके से उनकी हेल्प की जाएगी। 30 जुलाई को किसने राष्ट्रीय सौर रूपटॉप पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय सौर रूपटॉप पोर्टल का शुभारंभ किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस पोर्टल के ऊपर जो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं उनसे रिलेटेड हर तरह की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। टाइम पत्रिका की विश्व की महानतम जगहों की सूची 2022 में भारत के किन 2 जगहों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 के लिए 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट जारी की गई है और इसमें भारत के भी 2 शामिल किए गए हैं। एक तो भारत का केरल राज्य और दूसरा गुजरात का शहर अहमदाबाद। तो यहाँ पर आंसर होगा केरल और अहमदाबाद। सुधाकर दलेला को किस कंट्री के अंदर भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भूटान कंट्री के अंदर भारत के नए राजदूत बने हैं। खासकर जब भारत के किसी पड़ोसी देश में नए उच्चायुक्त या फिर राजदूत बनते हैं तो उनके बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सुधाकर दलेला बन गए हैं भूटान कंट्री के अंदर भारत के नए राजदूत। निम्न में से किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम, आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि इस पोर्टल के ऊपर एग्जाम से रिलेटेड हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस पोर्टल को शुरू किया है सीबीएसई ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। यहाँ पर आप इस पोर्टल का एक स्नैपशॉट देख सकते हैं। परीक्षा संगम नाम से ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके नीचे लिखा हुआ है एक कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल एग्जाम एक्टिविटीज। तो हर एक एग्जाम एक्टिविटी के लिए ये वन स्टॉप पोर्टल लॉन्च किया गया है। 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस शहर में आयोजित किए गए? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हो चुका है। ये हर 4 साल में एक बार होता है। आखिरी बार ये 2018 में हुआ था और अभी हुआ है 2022 के अंदर। इस बार 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? ब्रिटेन के बर्मिंघम में। यहाँ पर कई बार आपको दिया होगा इंग्लैंड, तो दरअसल इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन का ही हिस्सा है। तो ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, दोनों में से कोई भी हो, कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया है। और क्योंकि अब ये गेम्स समाप्त हो चुके हैं तो इस पर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब अगला सवाल देखते हैं, ये भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में है। आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना? तो उद्घाटन समारोह जो कि 28 जुलाई को हुआ था, तो इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे 2 लोग, एक तो पीवी सिंधु और दूसरा मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पर आंसर होगा ए और बी दोनों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को जो फर्स्ट मेडल मिला वो दिलाया संकेत सरगर ने। संकेत सरगर भारत के एक मशहूर भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीत करके इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को फर्स्ट मेडल दिलाया। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत को इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो गोल्ड मेडल याद रखिए मीराबाई चानू ने दिलाया है। ये आपको पता है 49 किलोग्राम भार वर्ग में आज के समय खेलती हैं और वेटलिफ्टिंग के अंदर इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हाल ही में किस शहर के अंदर किया गया है? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि
पूरे देश के लेवल पर हाल ही में शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो सवाल यहाँ पर यह है कि यह कहाँ पर आयोजित हुआ। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है 7 से लेकर के 9 जुलाई तक वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। इस शिक्षा समागम के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके कार्यान्वयन पर चर्चा की गई कि किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान के द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले QHPV वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो हाल ही में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की एक वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसको विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि आप जानते हैं पुणे शहर के अंदर बेस्ड है। यहाँ पर QHPV का मतलब है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो इस वैक्सीन को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि है पुणे में। आधार पूनावाला इस कंपनी के CEO हैं। 5 जुलाई को किस देश ने उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन यानी कि नाटो में शामिल होने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो नाटो आप जानते हैं 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इनमें से किसी एक भी देश पर अगर हमला होता है तो सारे के सारे कंट्रीज पर हमला माना जाता है। तो नाटो में अभी हाल ही में 2 और कंट्रीज शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 2 देश हैं स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड, इनके नाम आपको याद रखना है। 26 जुलाई 2022 तक भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड नम भूमि वाले इलाके होते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, तो इनके संरक्षण के लिए ही इनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो अभी अगर हम 15 अगस्त तक की बात करें, 15 अगस्त 2022 तक, तो पूरे भारत के अंदर 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपसे डेट मेंशन करके पूछा जाए कि 26 जुलाई 2022 तक भारत के अंदर टोटल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, तो इनकी संख्या थी 54। क्योंकि पहले 49 थे, लेकिन 26 जुलाई को 5 और ऐड हो गए थे और फिर हो गई थी 54 रामसर साइट्स। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर कभी भी रिस्क नहीं लेता है, उसको पता है कि आगे भी रामसर साइट्स नए ऐड हो सकते हैं। तो इसीलिए वो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस देता है कि टोटल भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो उसके साथ में एक डेट भी मेंशन करता है कि इस तारीख तक भारत में कितने रामसर स्थल थे, ताकि उस क्वेश्चन का आंसर बाद में गलत ना हो। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 54। आपको यहाँ पर कोई भी और ऑप्शन चूज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 26 जुलाई 2022 को जो 5 नए रामसर साइट्स ऐड किए गए थे उनके नाम है पीचावरम मैंग्रोव, शाक्य सागर ये मध्य प्रदेश में, पाला वेटलैंड ये मिजोरम के अंदर है और ये मिजोरम का पहला वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला। फिर पल्लीकरानी मार्स जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट है तमिलनाडु के अंदर, तो इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। और फिर फाइनली करिकिली बर्ड सेंचुरी, ये जो लेफ्ट साइड में तीनों पिक्चर्स हैं ये तमिलनाडु की हैं, शाक्य सागर मध्य प्रदेश में और पाला वेटलैंड मिजोरम में। तो इस तरीके से आपको ये 500 याद रखने हैं। तो जुलाई 2022 तक भारत में टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं 54। हालांकि कोई अगर आपसे ये पूछे कि 15 अगस्त तक भारत में टोटल रामसर साइट कितने हो चुके हैं, तो 75, क्योंकि इसके बाद भी भारत में एक बार 10 नए रामसर साइट ऐड हुए और उसके बाद 11, और इस तरीके से अभी के समय टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 75। भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य के अंदर शुरू की गई? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संचालित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत पहली बार जिस राज्य में हुई, ये राज्य है राजस्थान, ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक भी लोगों को जल्द और आसान तरीके से न्याय मिल पाए। 21 जुलाई को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही बदल गए हैं। तो श्रीलंका के अभी तक जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था गोटाबाया राजपक्से, लेकिन भयंकर विरोध प्रदर्शन के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हैं, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं ये राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही एक्सप्रेसवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। लगभग 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क है यूपी के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 13 एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर हैं, इनमें से 6 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। इन्हीं में से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसका उद्घाटन हाल ही में PM मोदी ने किया था जुलाई महीने में ही। बाकी जो 7 हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य है यूपी।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, केवीआईसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार। यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको बताना है कि सिंपली केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, यानी कि मनोज कुमार से पहले केवीआईसी के अध्यक्ष कौन थे और अब उनको किस इंपॉर्टेंट पद पर नियुक्त किया गया है, ये बात भी आपको बतानी है। 22 जुलाई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रीलंका के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही बदल गए हैं। तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। और पीएम की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणावर्धने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गुणावर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बंगाल के 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध चिकित्सक का जुलाई महीने में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुशोभन बंदोपाध्याय। सुशोभन बंदोपाध्याय बंगाल के एक मशहूर चिकित्सक थे और ये 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से फेमस थे, क्योंकि ये सिर्फ 1 रुपए लेकर ही गरीबों का इलाज करते थे। तो इनको वैसे 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इसी तरीके से जुलाई महीने में जिन इंपॉर्टेंट पर्संस की डेथ हुई है, उनके बारे में हम लोग एक साथ यहाँ पर देखते हैं। ये पहले के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सुशोभन बंदोपाध्याय जो कि एक मशहूर चिकित्सक थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ब्रिटेन के पॉलिटिशियन और 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। डेविड ट्रिम्बल को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ था और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मार करके हत्या कर दी गई। जापान का एक शहर है नारा, और यहीं पर एक चुनावी भाषण देते हुए इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। 1975 के अंदर हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भारत ने गोल्ड जीता था और उस हॉकी टीम के सदस्य रहे थे वरिंदर सिंह। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बंगाली सिनेमा का मशहूर फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का भी निधन हो गया है। और फिर आखिर में पंजाब के जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। ये एक प्लेबैक सिंगर थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किसने किया है? तो जो भारत की इंडियन नेवी है, उसमें स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जुलाई महीने में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो एक्चुअल में जुलाई महीने के अंदर 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते इन मंत्रालयों में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के अभी तक मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह पर स्मृति ईरानी को इनका कार्यभार दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि जुलाई महीने में इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? तो अभी तक इस्पात मंत्री थे आरसीपी सिंह, लेकिन अब इनकी जगह पर भारत के नए इस्पात मंत्री बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर में मौजूद पॉइंट 5140 का नाम क्या रखा गया है? तो कारगिल वार में भारत की जो सशस्त्र बल हैं, उनकी जीत को चिन्हित करने के लिए हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर में जो पॉइंट 5140 है, इसका नाम बदल कर दिया गया है गन हिल। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। गणित के लिए फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बन गई हैं? तो फील्ड्स मेडल जो कि गणित यानी कि मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है और इसको गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी माना जाता है। तो फील्ड्स मेडल जीतने वाली जो दूसरी महिला बनी है, इनका नाम है मैरिना वियाजोवस्का। मैरिना वियाजोवस्का, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये यूक्रेन की एक मशहूर गणितज्ञ हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली महिला बनी थी फील्ड्स मेडल को जीतने वाली, वो ईरान की व्यक्ति थी, इनका नाम था मरियम मिर्जा खानी। मरियम मिर्जा खानी ने सन 2014 में फील्ड्स मेडल जीता था और अब यूक्रेन की गणितज्ञ मरीना वियाजोवस्का दूसरी महिला बन गई है। 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है, ये हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। एक तो अभिनेत्री दिया मिर्जा और दूसरे अफरोज शाह। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, दिया मिर्जा और अफरोज शाह। 6-7 जुलाई को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया? यानी कि ये ड्रोन की एक प्रदर्शनी थी। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के जो संगठन है, उन्होंने भी अपने ड्रोन को यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आजादी के 75वें साल को चिन्हित करने के लिए किस मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो हर घर तिरंगा अभियान जो है
ये चलाया गया था भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस अभियान का मेन मकसद था कि देश के जो युवा हैं उनमें देशभक्ति की भावना जगाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। आपको पता होगा इसी के तहत 13 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने की भी अपील की गई थी। रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? तो देश के डिफेंस सेक्टर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर पहली बार एक सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पर हुई थी? इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। अगला सवाल इसी के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 11 जुलाई को किसने 75 नव विकसित एआई उत्पादों का शुभारंभ किया? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डिफेंस सेक्टर में एआई के इस्तेमाल पर पहली बार एक सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो इसी के दौरान भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने 75 नए विकसित किए गए एआई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। 29 जुलाई को गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये 29 जुलाई को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, यहाँ पर इन्होंने दौरा किया था। और इसी दौरान इन्होंने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। जो बुलियन मार्केट होती है उसमें सोने चांदी का व्यापार होता है। तो किसने इसका उद्घाटन किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने में कौन सा राज्य सबसे बेहतर है, उसकी रैंकिंग हाल ही में तैयार की गई। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर जो स्टेट्स हैं उनमें 2 राज्य शामिल हैं, एक तो गुजरात और दूसरा कर्नाटक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बेस्ट परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो मेजर स्टेट्स में है गुजरात और कर्नाटक। वहीं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें टॉप किया है मेघालय ने। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो एनिमल हेल्थ के ऊपर पहली बार एक सम्मेलन हुआ और इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत के जो पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 28 और 29 जुलाई को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई और इसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया था। जुलाई 2022 में इलैया राजा वीरेंद्र हेगड़े, विजयेंद्र प्रसाद और किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। तो उसी में हाल ही में 4 नए लोगों को नॉमिनेट किया गया है। इनमें से एक तो है इलैया राजा, मशहूर म्यूजिशियन, आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े, इसके अलावा फिल्म निर्देशक विजयेंद्र प्रसाद और आखिर में भारत की मशहूर एथलीट पीटी उषा। तो 4 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह देश का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इसी को नाहवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है और ये है नवी मुंबई के अंदर। तो ये भारत का पहला ऐसा प्रमुख बंदरगाह बना है जो कि 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बना है। कहने का मतलब इसके जो सभी बर्थ हैं उनका संचालन पीपीपी मोड पर चलाया जा रहा है। इसके जो सभी बर्थ हैं वो पीपीपी मोड पर संचालित किए जा रहे हैं। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नाम की जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? मैकमोहन लाइन आपको पता है भारत और चीन के बीच में है। तो ये जो पुस्तक है ये भारत और चीन के विवादों के ऊपर लिखी गई है और इसको लिखा है भारतीय थल सेना के ही एक पूर्व प्रमुख ने, जिनका नाम है जे सिंह, यानी कि जोगिंदर जसवंत सिंह। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जुलाई महीने के अंदर जो इम्पोर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनमें से पहली बुक है दिलीप कुमार, मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के ऊपर लिखी गई। इसका पूरा नाम है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड। इस बुक को लिखा है फैसल फारूकी ने। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो मंदिरें हैं उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। इसको लिखा है आराधना जौहरी ने। फिर इसके बाद द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको लिखा है भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जे सिंह ने। कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एन ओवरव्यू ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ्स, इस बुक को लिखा है 2 लोगों ने मिलकर के, विनय सहस्त्रबुद्धे और सच्चिदानंद जोशी। साथ ही आपको बता दूं कि इस बुक को लॉन्च किया था भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत किस वर्ष चीन को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगले ही साल यानी कि 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। 11 जुलाई को नीति आयोग के नए सीईओ का पदभार किसने संभाल लिया है? तो नीति आयोग के अब नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। इससे पहले थे अमिताभ कांत, लेकिन अब अमिताभ कांत को G20 का शेरपा बना दिया गया है और नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। एक्चुअल में जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं ये आंध्र प्रदेश के ही थे, तो इन्हीं की एक कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है आंध्र प्रदेश के भीमावरम में, जिसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के लिए कितने करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है? तो बीएसएनएल को फिर से रिवाइव करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। साथ ही में कैबिनेट ने एक और मंजूरी ये भी दी है कि अब बीएसएनएल को बीबीएनएल के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ में मर्ज किया जाएगा। हाल ही में नासा के किस टेलीस्कोप से ली गई 13 अरब वर्ष पुराने प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवि जारी की गई है? तो हाल ही में जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो उसके कुछ समय बाद की तस्वीरें नासा के टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई हैं और इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको आपको पता होगा पिछले ही साल दिसंबर महीने में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है और ये प्रारंभिक ब्रह्मांड की तस्वीरें हैं। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो उससे कुछ समय बाद की ये तस्वीरें हैं जिनको नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है। 28 जुलाई को भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो भारत ने अमेरिका के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके तहत भारत अमेरिका से टोटल 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है। तो इसी में से 2 हेलीकॉप्टर हाल ही में भारत को मिले हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसको बनाया है। कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 36 नेशनल गेम्स होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर महीने में और इसकी मेजबानी करेगा गुजरात। गुजरात के टोटल 6 शहरों को चुना गया है जहां पर इनका आयोजन किया जाएगा, जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। तो इन सभी शहरों में इस बार के नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बांग्लादेश कंट्री के अंदर भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो बांग्लादेश जो कि भारत का एक पड़ोसी कंट्री है, यहाँ पर भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं प्रणय कुमार वर्मा। प्रणय कुमार वर्मा ऑप्शन डी। जुलाई महीने में इन कंट्रीज के अंदर भारत के नए राजदूत या फिर उच्चायुक्त बने हैं, जैसे कि बांग्लादेश में मैंने आपको बताया प्रणय कुमार वर्मा। इसी तरीके से भूटान में भारत के नए राजदूत बने हैं सुधाकर दलेला। वियतनाम कंट्री के अंदर भारत के नए राजदूत बने हैं संदीप आर्या। तुर्की, जिसको अब तुर्की बोलते हैं, यहाँ के भारत के नए राजदूत बन गए हैं वीरेंद्र कुमार पाल। और पेरू कंट्री में भारत के नए राजदूत बन गए हैं विश्वास विदु सबकाल। इसमें से बांग्लादेश, भूटान, तुर्की ये सारे कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर जो भारत के राजदूत बने हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जुलाई 2022 में भारत के पहले मंकी पॉक्स रोगी की पुष्टि किस राज्य में हुई थी? तो भारत के अंदर मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला मामला आया था ये आया था केरल राज्य के अंदर, और केरल राज्य के अंदर ही मंकी पॉक्स से मौत का भी पहला मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति के अंदर भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था वो व्यक्ति यूएई कंट्री से भारत में लौटा था। गुजरात में स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गुजरात के वडोदरा में स्थित है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, यानी कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। अब इसका एक तो नाम बदल दिया गया है, साथ ही अब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो इसका नाम क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को अब गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर जो हैं ये अमेरिका में जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय है उसके प्रोफेसर है। 28 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 44वीं शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया? तो इस बार शतरंज ओलंपियाड भारत में हुई थी और ये पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में हुआ था।
तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास में ममल्लापुरम में इसका आयोजन किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लोगो में भी लिखा हुआ है चेन्नई 2020। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है इसका शुभंकर और इसका नाम था थम्बी, जिसका मतलब होता है छोटा भाई। अगला सवाल भी इसी के बारे में है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए वडक्कम चेन्नई नामक एंथम जारी किया गया है। आपको बताना है कि इसको किसने गाया है। तो इस बार के शतरंज ओलंपियाड के लिए जो एंथम था उसका नाम था वडक्कम चेन्नई, जिसका मतलब है वेलकम टू आवर चेन्नई। तो इसको किसने गाया है? इसको गाया भी है ए आर रहमान ने और इसके लिए म्यूजिक भी दिया है ए आर रहमान ने। किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस? तो स्टैचू ऑफ पीस जो कि श्रीनगर में स्थापित किया गया है, ये स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू है। तो इसका उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी तरीके से आपको पता होगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये भी इन्हीं की ही प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 216 फुट और उसका अनावरण किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इनमें से किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में पहली बार जिस शहर को चुना गया है, ये शहर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के अंदर है वाराणसी, तो इसको चुना गया है। अब इसी तरीके से हर साल किसी एक शहर को, यानी कि एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हीं में से किसी एक शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में अब से हर साल चुना जाएगा, लेकिन पहले साल के लिए चुना गया है वाराणसी को। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 सालों में कितने बाघ मारे गए हैं? वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही है, 2967 बाघ हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018-19 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो हाल ही में सरकार ने ये भी आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले 3 सालों में भारत के अंदर 329 बाघ मारे गए हैं, 329। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो है ये इंग्लैंड के अंदर है और इसका नाम भारत के क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। यहाँ पर हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जुलाई महीने से। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला सवाल है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? और तीसरा सवाल है, द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ये किस आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है? तो ये तो शायद मैंने आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताया है, तो यहीं पर बताता हूँ। ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो आपको बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे जुलाई महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, उन सभी को हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैंने इससे पहले के जो मंथ्स हैं उसकी भी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की है, जिनके जरिए आप अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले बहुत ही कम समय में रिवाइज कर पाएंगे पूरी करंट अफेयर्स। और इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में जाते हैं तो करंट अफेयर्स से आने वाले लगभग हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएंगे। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।